लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बायसीकरण का अध्ययन किया था, जिसमें बायसीकरण क्या होता है, साथ ही बायसीकरण के द्वारा ऑपरेटिंग पॉइंट का किस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं और उस ऑपरेटिंग पॉइंट का जो सिलेक्शन है जिन जिन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, उन फैक्टर्स को भी हमने देखा था, जिनमें मुख्यतः थे एम्पलीफायर के निवेशी संकेत वोल्टता, लोड रेजिस्टेंस, अपने पास जो भी अवेलेबल पावर सप्लाई है और ट्रांजिस्टर के यूज पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो ये है कि ट्रांजिस्टर को हम उचित बायसीकरण किस प्रकार से दें या ट्रांजिस्टर की दोनों संधियों को, जिसमें AB जंक्शन और CB जंक्शन था, उनमें से AB जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और CB जंक्शन को रिवर्स बायस में किस प्रकार से रखें कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्रों के एक्टिव रीजन में रहे। तो वो जो बायसीकरण है वो दो प्रकार से दिया जा सकता है। उसमें से एक है फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड से अर्थ यहाँ पर यह है कि जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ ले रहे हैं उस ट्रांजिस्टर पर पावर सप्लाई के द्वारा कांस्टेंट इनपुट करंट अप्लाई की जाएगी, यानी ट्रांजिस्टर को नियत निवेशी धारा देकर के हम उचित बायसीकरण कर सकते हैं। अब वो बायसीकरण किस प्रकार से किया गया उसको देखें तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का सर्किट दिया हुआ है, जिसमें पावर सप्लाई VCC है और इस पावर सप्लाई VCC के द्वारा रेजिस्टेंस RB के थ्रू निवेश पर कांस्टेंट करंट IB पहुंचाई जाती है। इसीलिए इसको नियत बायस मेथड कहते हैं। साथ ही लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू करंट IC फ्लो हो रही है। जंक्शन E और B के बीच में वोल्टेज VBE है और CE के बीच में वोल्टेज VCE है। लोड रेजिस्टेंस RL जो है, यह लोड रेजिस्टेंस RL, ये वाला जो अपने अप्लाई किया है लोड रेजिस्टेंस RL, ये लोड रेजिस्टेंस RL ही निर्गम अभिलाक्षणिक जो वक्र हमने खींचे थे उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट का निर्धारण करता है। अभी ऑपरेटिंग पॉइंट का निर्धारण किस प्रकार से करता है वो अगर हम आगे देखें तो जो सर्किट हमने बनाया है उस सर्किट में एक इनपुट सर्किट है और एक आउटपुट सर्किट है। तो सबसे पहले तो हम इस इनपुट सर्किट में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे और जब किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएं तो इक्वेशन आती है अपने पास से अप्लाइड वोल्टेज VCC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस RB पर वोल्टेज ड्रॉप IB/RB प्लस AB जंक्शन के बीच में जो वोल्टेज है वो है VBE। यहाँ से हम IB की वैल्यू निकाले तो ये आती है। अब इसी इक्वेशन में दो वोल्टेज दी हुई है, एक तो VCC और एक VBE। इसमें ये जो वोल्टेज VBE है ये मिली वोल्ट ऑर्डर में रहती है और VCC का जो ऑर्डर है वो वोल्ट रहता है। इसलिए VCC की तुलना में
वोल्टेज VBE को हम नगण्य मान सकते हैं, और जब नगण्य माने तो अपने पास करंट IB की वैल्यू आती है IB इज इक्वल टू VCC अपॉन RB। ये तो हुआ अपना जो हमने रजिस्टेंस RB के थ्रू इनपुट पर जो फिक्स करंट पहुंचा रहे हैं उसकी वैल्यू। नेक्स्ट लेते हैं हम आउटपुट सर्किट में यदि किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएं तो अपने पास इक्वेशन मिलेगी अप्लाइड वोल्टेज VCC इज इक्वल टू IC इंटू RL, लोड रजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप, प्लस VCE। यहाँ से हम VCE की वैल्यू निकालें तो वो आती है इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। चूँकि आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो है वो कहलाता अपना करंट गेन, जिसको हाइब्रिड पैरामीटर के रूप में हम HFE लिखते हैं इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ से IC की वैल्यू निकालें तो वो आएगी IB मल्टीप्लाई बाई HFE। वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आती है। इस समीकरण में जो हमने अपने निकाली है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस HFE IB इंटू RL। इस इक्वेशन में वोल्टेज VCC और लोड रेजिस्टेंस RL कांस्टेंट है, इसलिए दूसरी जो चीज़ें हैं वो है IB, और वो IB की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त जो फैक्टर है वो HFE। HFE जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। यदि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है तो इस HFE की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसलिए यदि ताप परिवर्तन के कारण इस HFE की वैल्यू चेंज होती है तो उससे VCE का मान भी प्रभावित होगा। और चूंकि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो वोल्टेज VCE पर निर्भर करता है, इसलिए जैसे ही VCE प्रभावित होता है ऑपरेटिंग पॉइंट Q भी विस्थापित हो जाएगा। अतः यदि यह परिपथ ताप से अधिक प्रभावित होने के कारण इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो विस्थापित हो सकता है, एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन में जा सकता है या एक्टिव रीजन से कट ऑफ रीजन में जा सकता है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। अतः इस प्रकार का जो बाइसीकरण है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के कारण, ताप से अधिक प्रभावित होने के कारण इस प्रकार के बाइस को हम बहुत कम उपयोग में लेते हैं। जहाँ तक कोशिश हो इस प्रकार के बाइस से हम बचते हैं कि इस प्रकार का बाइसीकरण न किया जाए। नेक्स्ट जो अपना बाइसीकरण है वो है सेल्फ बाइस। पहला था फिक्स्ड बाइस, अब है सेल्फ बाइस। सेल्फ बाइस का सर्किट यहाँ है और इस प्रकार के बाइस में ऑपरेटिंग पॉइंट जो था उस ऑपरेटिंग पॉइंट पर टेम्परेचर का बहुत कम प्रभाव रहता है, लगभग नगण्य रहता है कि यदि टेम्परेचर चेंज भी हो तो प्रचालन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस प्रकार का जो सेल्फ बाइस है, इस सेल्फ बाइस में 4 रेजिस्टेंस हमने काम में लिए हैं। वो है रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस RE
और रेजिस्टेंस RL। इसमें जो रेजिस्टेंस R1 और R2 है वो तो फिक्स्ड बाइस प्रदान करते हैं ट्रांजिस्टर को। साथ ही जो रेजिस्टेंस RE है वो रेजिस्टेंस RE नेगेटिव फीडबैक द्वारा ट्रांजिस्टर को स्थायित्व प्रदान करता है, ट्रांजिस्टर को स्टेबल रखता है। यदि इस सर्किट में जो अभी हमने बना रखा है 4 रेजिस्टेंस की सहायता से, इस सर्किट का हम थेवेनिन प्रमेय के अनुसार पॉइंट B और पॉइंट G के बीच, या हम ये कहें कि थेवेनिन प्रमेय के अनुसार अगर नया सर्किट बनाएं तो थेवेनिन प्रमेय के अनुसार पॉइंट B और पॉइंट G, जिसको ग्राउंड हम कहते हैं, के बीच में एक वोल्टेज सोर्स VBB, ये यहाँ बनी हुई, और एक रेजिस्टेंस RB की कल्पना की जा सकती है। तो फिर हमारा जो सर्किट बनेगा थेवेनिन थ्योरम के अनुसार वो सर्किट ये रहेगा। अब जिस वोल्टेज की हमने कल्पना की है वोल्टेज सोर्स की, उसकी वोल्टेज VBB है और रेजिस्टेंस RB है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? उसकी वैल्यू रहेगी कि वोल्टेज VBB इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC। आनुपातिक जो वोल्टेज आएगा रेजिस्टेंस R2 पर, उसकी वैल्यू। और रेजिस्टेंस RB जो है वो दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 का समांतर क्रम संयोजन रहेगा। अब जिस प्रकार से हमने फिक्स्ड बाइस में किरचॉफ के लॉ लगाए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि हम किरचॉफ का सेकंड लॉ निवेशी परिपथ में लगाएं तो वो वैल्यू आती है अपने पास है कि अप्लाइड वोल्टेज ये VBB इज इक्वल टू रेजिस्टेंस RB पर वोल्टेज ड्रॉप IBRB प्लस B और E जंक्शन के बीच में जो वोल्टेज है VBE, उसकी वैल्यू, प्लस IE इंटू RE। IE की वैल्यू यहाँ IB और IC के योग के तुल्य होगी। तो हमें इक्वेशन मिलती है ये वाली। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो हम आगे बढ़ाने पर यहाँ तक आसानी से इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। आगे इसके राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट टर्म है उसमें से हमने RB को कॉमन लिया, वैल्यू आई अपने पास ये इक्वेशन, और IB की जगह इस करंट गेन के फॉर्मूले से इन फॉर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर, वहाँ से अगर हम IB की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू आती है IC अपॉन HFE। वो पुट की, और पुट करने के बाद में हमने ICRB अपॉन HFE कॉमन लेने पर ये इक्वेशन अपने पास आई। यहाँ से हम यदि करंट IC की वैल्यू निकालें तो वो ये आएगी, और लास्ट में ये अपने पास इक्वेशन हमें मिलेगी सोल्व करने पर। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपने को इक्वेशन जो मिल रही है उस इक्वेशन में ये जो हाइब्रिड पैरामीटर HFE है इसकी वैल्यू 1 से बहुत अधिक रहती है। तो इस ब्रैकेट में हम इस 1 को नगण्य मान सकते हैं HFE की तुलना में। तो अपने को ये इक्वेशन मिलेगी IC इज इक्वल टू VBB माइनस VBE अपॉन RB मल्टीप्लाई बाई HFE अपॉन 1 प्लस RE अपॉन RB इंटू HFE। इसी प्रकार से यदि हम
आउटपुट सर्किट में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएं तो इक्वेशन मिलेगी VCC इज इक्वल टू ICRL प्लस VCE प्लस IB प्लस IC इंटू RE। चूँकि एक्टिव रीजन में IE और IC की वैल्यू लगभग बराबर रहती है और IB की वैल्यू IC की तुलना में बहुत कम रहती है, तो IB को जब नेगलेक्ट कर दें तो वैल्यू आती है IC। तो VCC इज इक्वल टू ICRL प्लस VCE प्लस ICRE। यहाँ से हमने सोल्व करेंगे तो VCE की वैल्यू आती है इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL प्लस RE, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहले जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी वो थी करंट IC की, और दूसरी इक्वेशन है वो है वोल्टेज VCE की। यह दोनों ही पैरामीटर जो है ये ऑपरेटिंग पॉइंट Q का निर्धारण करते हैं। तो यदि यहाँ पर हम देखें जो पहले वाला इक्वेशन थी IC वाली वो ये है, तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि टेम्परेचर में परिवर्तन होने पर यदि HFE का मान परिवर्तित होता है तो जो इससे पहले अपने इक्वेशन करंट की निकाली थी IC की, तो HFE के मान में परिवर्तन होने के बावजूद भी इस IC का वैल्यू कांस्टेंट बना रहता है अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट। और जब IC के मान में परिवर्तन बहुत नगण्य होता है तो समीकरण 2 से इस IC के वैल्यू में परिवर्तन नगण्य होगा तो VCE के मान में भी नगण्य परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात टेम्परेचर चेंज होने पर न तो IC की वैल्यू में परिवर्तन आता है और न ही वोल्टेज VCE में परिवर्तन आता है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप परिवर्तन होने पर करंट IC और वोल्टेज VCE का मान अपरिवर्तित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेटिंग पॉइंट का स्थायित्व बना रहता है। स्थायित्व बने रहने से अर्थ है कि वह ऑपरेटिंग पॉइंट न तो सैचुरेशन रीजन में जाएगा और न ही कट ऑफ रीजन में आएगा, वह एक्टिव रीजन में बना रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बायसीकरण में जो सेल्फ बायस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, और यदि हम किसी ट्रांजिस्टर को सेल्फ बायस में लगाएं तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा, क्योंकि उसके ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो हमेशा एक्टिव रीजन में बना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।